तो मैनुअली इंस्टॉल कर लेते हैं। फोन कनेक्ट है। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेसन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कोई रिमाइंड कराए मुझे? ऑर्डर प्रोसेसिंग, रिटर्न्स एंड रिफंड हमने पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम एक और इम्पोर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाए उसकी क्या रीजंस हो सकती हैं और हमने अपने अकाउंट को रीइंस्टेट कैसे करना है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है समझना, बट अकाउंट डीएक्टिवेशन रीजन से पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट होना चाहिए ओडीआर एंड बीटीआर का। ओडीआर मीन्स ऑर्डर डिफेक्ट रेट एंड बीटीआर जो ट्रैकिंग होती है हमारी उसका रेट, ट्रैकिंग उसको बोलते हैं। मैट्रिक्स भी उसको बोलते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपके जो लेवल्स डिपेंड कर रहे होते हैं कि आपकी सेलर परफॉर्मेंस क्या है, उसको अमेजोन ने किस तरह से इवेलुएट करना है और उस
चलो ठीक है। ओके जी, तो यहाँ से अब हम पढ़ रहे थे कि ओडीआर की कितनी परसेंटेज है जो अमेजोन एक्सेप्ट करता है, अदरवाइज आपका अकाउंट ओडीआर की बेस पर सस्पेंड भी हो सकता है और आपकी जो सेलिंग प्रिविलेजेस है वो कम हो सकती हैं। पॉइंट्स होना चाहिए, और अगर 1% से ये क्रॉस करी है तो फिर आप गए। अब जैसे मैंने आपको रेशो बताई है 4/100 या 200 कर लें, करें इसको कैलकुलेट। 4 divided by 200 into 100। तो बस फिर आप गए। ठीक है, ये रखनी होती है। हाँ जी, डिफेक्टेड 4 था 2 मंथ्स में, 60 डेज है ना, तो 2 मंथ्स में। हाँ जी, ठीक हो गया। तो ये बस अब आपने इसी तरह की कैलकुलेशंस रखनी है। आपको ये भी अंदाजा होना चाहिए कि आपको एक महीने में कितने ऑर्डर्स आते हैं, एक वीक में कितने ऑर्डर्स आते हैं, तो उस लिहाज से आप अपना ये सारी चीजें पे मेंटेन रखेंगे। स्टोर की, हाँ जी, हम ओवरऑल आपका जो स्टोर की अकाउंट हेल्थ है उसकी बात कर रहे हैं। अकाउंट हेल्थ में आपका ओडीआर जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि ओडीआर उसकी डिफरेंट काइंड्स हैं और वो हर चीज के अंदर आपकी परसेंटेज हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आप ओडीआर अपना चेक कहाँ से कर सकते हैं? यू कैन व्यू एंड डाउनलोड द ओडीआर रिपोर्ट बाय लॉगिंग इनटू सेलर सेंट्रल एंड गोइंग टू परफॉर्मेंस। वहां पर परफॉर्मेंस की टैब आ रही होती है, अकाउंट हेल्थ, कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस, ऑर्डर डिफेक्टिविटी, इस तरह आपने एरो से जाना है वहां पर, उसके अंदर ही आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड है नेगेटिव फीडबैक रेट। अब जो हमारा फर्स्ट कैटेगरी है ओडीआर में वो है नेगेटिव फीडबैक रेट। ये कितना होना चाहिए? The negative feedback rate represent a percentage is the number of orders that received negative feedback divided by the total number of orders in a certain period। ठीक है, एक अब इसमें उन्होंने 60 डेज का नहीं बोला हुआ, आगे हम चेक कर लेते, नहीं आगे भी नहीं बोला हुआ। तो नेगेटिव फीडबैक 1 मंथ में आपको कितने आ रहे हैं? ठीक है, अगर 1 मंथ में आ रहे हैं, सपोज आपको 2 नेगेटिव फीडबैक आए हैं 2/30 नहीं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, सपोज एक मंथ में आपको आए हैं 15 ऑर्डर्स आए हैं, 2/15 into 100। अब आप अपनी परसेंटेज देख लें कहाँ जाएगी। सही है, तो ये भी 1% ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बिकॉज दिस मैट्रिक्स इज डिपेंड ऑन ऑर्डर्स, द डेट ऑफ ईच ऑर्डर इज यूज टू कैलकुलेट द नेगेटिव फीडबैक रेट। ठीक है, जिस डेट पर आपका ऑर्डर प्रोसेस हुआ है वही डेट हम यूज करेंगे नेगेटिव फीडबैक की कैलकुलेशन के लिए। 1 and 2 स्टार रेटिंग्स आर कंसिडर्ड नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, आपको अगर किसी ऑर्डर के ऊपर 1 या 2 स्टार्स मिले तो वो नेगेटिव फीडबैक होंगे। इफ यू हैव रिसीव्ड नेगेटिव फीडबैक फ्रॉम अ कस्टमर, we recommend that you try to find the reason by contacting the customer through the feedback manager or by seller message services। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको कोई नेगेटिव फीडबैक आ जाता है तो बेहतरीन सिचुएशन ये है कि आप अपने क्लाइंट से बात करें और उसको एग्री करें, चाहे आपको रिफंड इशू करना पड़े, चाहे आपको उसको गिफ्ट हैम्पर भेजना पड़े, जैसे भी आप उसको राजी करें और उसे कहें कि वो आपका नेगेटिव फीडबैक रिवर्ट कर दे। बायर के पास ये ऑप्शन आती होती है कि वो उसको अपने नेगेटिव फीडबैक को रिमूव कर सकता है, तो उसको एग्री करें, जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं, इससे आपकी अकाउंट हेल्थ अच्छी हो जाएगी। अब यहाँ पर भी नेगेटिव फीडबैक का जो रेट है उसको करने का बताया हुआ है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स दैट रिसीव्ड नेगेटिव फीडबैक
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू 100। उसके बाद सेकंड कैटेगरी आ जाती है A to Z क्लेम ना, वो हम बाद में पढ़ते हैं। इफ द कस्टमर रिवोक्स अ नेगेटिव फीडबैक द ऑर्डर डज नॉट काउंट अगेंस्ट यू। अगर वो रिवोक कर देता है, उसने कैंसिल कर दिया नेगेटिव फीडबैक, तो वो आपके अगेंस्ट काउंट नहीं होगा, लेकिन उसको अपडेट होने में 48 आवर्स लगेंगे, 2 दिन लगेंगे अमेजोन के सॉफ्टवेयर में। अब नेक्स्ट आ जाता है A to Z गारंटी क्लेम रेट। ये हमने कल डिस्कस किया था कि A to Z गारंटी क्लेम क्या होता है। ठीक है, ये वो गारंटी है जहां पर बायर अमेजोन से परचेज नहीं कर रहा, वो एक सेलर से परचेज कर रहा है। तो सेलर के बिहाफ पर अमेजोन बायर को A to Z गारंटी प्रोवाइड करता है कि उसने जैसी चीज अमेजोन पे देखी है, जैसी उसकी डिस्क्रिप्शन है, जिस तरह की चीज उसने बाय की, उसको वैसी ही चीज पहुंचेगी। अगर उसमें कोई मसला है तो क्लाइंट के पास ये राइट है कि वो A to Z क्लेम कर सकता है। बट अगर आपके अगेंस्ट A to Z क्लेम आ जाता है तो आपके अकाउंट की हेल्थ बहुत ज्यादा मुतासर होती है, वो हम पढ़ते हैं। The A to Z guarantee claim rate represent a percentage is the number of orders that receive related claims in a given 60 days period divided by the total number of orders in that period. ये भी 60 days का ही है, ठीक है, जैसे हमने ODR में पढ़ा है। और ये सेम उसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स जिनके अगेंस्ट आपको क्लेम आया है और टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू 100। ठीक है, नेक्स्ट आ गया। अब यहाँ पर वो बता रहा है कि नॉट ऑल टाइप्स ऑफ क्लेम्स अफेक्ट ऑर्डर डिफेक्ट रेट एज रिफ्लेक्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। इंपॉर्टेंट, इफ यू वांट एन अपील अगेंस्ट अ क्लेम डिसीजन अमेज़न विल रिमूव द क्लेम। ठीक है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। अगर आपको क्लेम आ जाता है क्लाइंट की तरफ से, उसने आपके अगेंस्ट अमेज़न से क्लेम ले लिया है, तो अमेज़न आपको अपील करने का राइट देता है। और अगर आप अपील जीत जाते हो तो वो डिफेक्टेड आपके साले सेंट्रल से रिमूव हो जाता है। ठीक है, क्लेम टाइप्स दैट अफेक्ट ऑर्डर डिफेक्ट रेट, क्लेम्स दैट आर जनरेटेड टू द बायर एंड फॉर व्हिच अमेज़न डिटरमिन्स दैट यू वर अ फॉल्ट। ठीक है, आपकी गलती निकल आई, अमेज़न ने आपके अगेंस्ट क्लेम कर दिया। क्लेम्स फॉर व्हिच यू रिफंडेड द बायर आफ्टर द क्लेम वाज फाइल्ड। ठीक है, अब ये सिचुएशन होगी है कि आपको रिफंड करना भूल गया, जो मैंने कल भी डिस्कस किया था कि आपने उसको ऑर्डर को रिटर्न को सही से ट्रैक नहीं किया और आपको याद आया वो मैंने तो उसको रिफंड करना था, तो आपने उसको रिफंड कर दिया, बट उससे पहले आपका बायर A to Z क्लेम फाइल कर चुका है। तो इस तरह का जो क्लेम है वो आपके डिफेक्ट रेट को इंक्रीज करेगा। क्लेम्स फॉर विच यू और अमेज़न कैंसल द ऑर्डर। ठीक है, जो ऑर्डर आपने किसी वजह से कैंसिल किया या अमेज़न ने किया। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ड्रॉप शिपिंग में आपने हमेशा जब भी ऑर्डर कैंसिल करना है, आपने कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है? रिक्वेस्टेड बाय द बायर, बायर के कहने पर ऑर्डर कैंसिल करने, अदरवाइज वो आपके खाते में पड़ जाएगा, इधर जो हम डिफेक्ट रेट की बात कर रहे हैं। क्लेम्स दैट आर पेंडिंग अ डिसीजन ऑन अपील। ठीक है, अगर उनके ऊपर कोई अपील हुई भी है, आपने की या आपके क्लाइंट ने की है और अभी तक उसका डिसीजन नहीं आया और अमेज़न ने अपने एक सर्टेन टाइम में आपका ODR देना है, तो वो इसको भी शामिल कर लेगा। क्लेम्स टाइप्स दैट डू नॉट अफेक्ट ऑर्डर डिफेक्ट रेट, क्लेम्स फॉर विच अमेज़न डिटरमिन्स दैट यू वर नॉट अ फॉल्ट। ठीक है, आप निकल गए उसमें से, उसको क्यों काउंट करेगा? क्लेम्स दैट आर डिनाइड टू द बायर, क्लेम्स दैट आर डिनाइड टू द बायर, बायर ने उनसे कहा कि मैं नहीं इसको ले रहा, इसको छोड़ दे। क्लेम्स दैट वर विथड्रॉन बाय द बायर, क्लेम्स दैट फॉल अंडर A to Z क्लेम्स प्रोसेस फॉर प्रॉपर्टी डैमेज एंड पर्सनल इंजरी। अब ये खास कैटेगरी है अमेज़न के अंदर, अगर इसके अंदर कोई क्लेम करेगा तो वो आपका डिफेक्ट रेट कंसिडर नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाए कैश चार्ज बैक रेट, ये हमारी लास्ट कैटेगरी है उसमें ODR में। अब चार्ज बैक क्या होता है कि बायर ने आपको पैसे दिए हैं चीज बाय करने के लिए, वो आपसे वापस लिए हैं किसी वजह से, आपका जो क्रेडिट कार्ड है उससे चार्ज बैक हुए हैं पैसे, अगर वो रेट भी बढ़ जाए तो वो भी ODR में काउंट होता है।
The chargeback rate is a number of orders that received credit card chargebacks divided by the total number of orders in a certain time period. ठीक है, आपने अपना क्रेडिट कार्ड अटैच किया होता है ना उसके साथ अमेजोन अकाउंट के साथ, ताकि अमेजोन आपके क्रेडिट कार्ड से अपनी फी डिडक्ट करता रहे ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो जब अमेजोन को इस तरह के क्लेम्स आते हैं या रिफंड्स आते हैं तो वो वहीं से आपके पैसे ऑटोमेटिकली चार्ज बैक कर लेता है। ठीक है, लेकिन ये उतनी अमाउंट होती है जितनी अमाउंट का ऑर्डर होता है। अब इसको भी जितने ऑर्डर्स के ऊपर आपको चार्ज बैक हुआ है उतने नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूलाज आपको इसलिए समझाए हुए हैं ताकि कुछ जो ड्रॉप शिपर्स होते हैं फिर वो डिफरेंट मेथड्स अपनाते हैं अपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स को इंक्रीज करने के लिए। जब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज हो जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, परसेंटेज डिक्रीज हो जाती है और वो ओडीआर में से निकल जाते हैं। हमने डिस्कस किया ना कि 1% से बिलो होना चाहिए ओडीआर, तो वो 1% से निकल जाते हैं। अब ये सेकंड कैटेगरी आ गई है वैलिड ट्रैकिंग रेट, बीटीआर, जो हमने शुरू में डिस्कस किया था। बीटीआर क्या होता है, आपने जब हम लोगों ने शिपमेंट्स का पढ़ा था कि जब हम ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं तो हम उसकी शिपमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, शिपमेंट क्रिएट जब करते हैं तो उसमें हमने कोरियर कंपनी सेलेक्ट करनी है, कोरियर कंपनी की सर्विस सेलेक्ट करनी है, प्लस हमने उसका ट्रैकिंग नंबर लेना है। ठीक है, तो वो जो ट्रैकिंग आईडी लेनी है वो आपने वैलिड ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड करनी है, अदरवाइज इट विल अफेक्ट योर अकाउंट हेल्थ, राइट। Sellers are required to provide timely and valid tracking information for orders fulfilled through a third party. Third party means आप FBM हो, अगर FBA है तो उसमें ये सारी चीजें तो आती नहीं। ठीक है, इसीलिए न्यू सेलर्स को ज्यादा इनकरेज करता है अमेजोन कि वो FBA करें। वहां तो आपकी जान आसानी से छूट जाती ना, फीस देती और बस पार। तो अदरवाइज अगर आप FBM में तो देख लें कितने बकेड़े। Each Amazon store, Amazon calculates the valid tracking rate VTR for each product category over a 30 days rolling period. अब VTR जो है ये उतना डेंजरस नहीं है जितना ODR होता है। ठीक है, VTR में अगर आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगेगी या अगर Amazon ने कोई एक्शन लिया तो वो ये हो सकता है कि एक कैटेगरी के अंदर वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर दे। ठीक है, अब यहाँ पे भी वो कैटेगरी की बात करें कि VTR को हमने कैटेगरी के अंदर जिस कैटेगरी में सेल हुई है उसी के अंदर हमने 30 डेज का कैलकुलेट करना है। For merchants fulfilled orders, a VTR of less than 95% in any category may limit your ability to sell seller fulfilled items within that category. ठीक है, अब आपका जो VTR है वो 95% से अबव होना चाहिए, 96, 98, 97 इतना होना चाहिए। बट अगर वो डिक्रीज कर रहा है 90 की तरफ आ रहा है, उससे नीचे जा रहा है, तो वो आपकी सेलर प्रिविलेजेस को डिक्रीज कर देगा। आप दोनों पॉजेस के साथ सीख रहे हो कि कोई चंक इधर से सीख लिया, कोई इधर से सीख लिया, और फिर हम आगे कुछ दिनों के बाद इम्पोर्टेंट चीजें तो आप लोग मिस कर देते हो। अच्छा, तो ऑनलाइन लेसन लेते हैं फिर। अच्छा, सही है। Okay, when calculating valid tracking rate, Amazon first calculates the number of packages shipped with valid tracking numbers, then divides by the total number of packages shipped and confirmed within 30 days. समझ आई इस बात की? Amazon first calculates the number of packages shipped with that valid tracking number. जितने valid tracking number के साथ गए हैं 30 days में उनको काउंट करता है, then divides by the total number of packages shipped and confirmed within 30 days. दोनों एक ही बात लिखी हुई है। The resulting percentage is your VTR. Shipped with valid tracking numbers, then divides by the total number of packages. अच्छा, नहीं नहीं नहीं, वो कह रहा है कि ऊपर आप वो लिखेंगे जो आपने वैलिड ट्रैकिंग के साथ भेजे और नीचे वो आएंगे, ये लाइन हटा देते हैं, नंबर ऑफ पैकेजेस शिप्ड विद अ वैलिड ट्रैकिंग एंड नंबर ऑफ पैकेजेस शिप्ड एंड कंफर्म। ठीक है,
ये भी हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे ऑर्डर्स किए हैं जहाँ पे आपने ट्रैकिंग नहीं दी हुई, नीचे वो वाले टोटल नंबर आएंगे। सपोज ऊपर आपने 79 या 80 ऑर्डर्स है जिनके साथ आपने ट्रैकिंग भेजी थी, और नीचे 100 आएंगे, मे बी आपने 20 ऑर्डर ऐसे भेजे जिसमें आपने ट्रैकिंग नहीं दी बट आपने शिप और कंफर्म कर दिए। तो इस तरह से इसका ये फॉर्मूला निकलेगा। If your VTR falls below 95% of product and sold by Amazon in United States, Canada, ये सारे वो आगे हैं एरियाज, आपका जो VTR है वो भी 95% ही होना चाहिए। हमने पहले नहीं कर लिया। You can view your VTR by logging to your Seller Central, going to performance, account health, shipping performance, valid tracking rate. यहाँ से इस तरीके से आप ये VTR चेक कर सकते हैं अपने Seller Central पर इन टैब्स के थ्रू। Amazon requires you that you comply with the following VTR requirements. इसको छोड़ दें, ये बहुत irrelevant है। बस अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे रीजंस। ठीक है, अब हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा है कि आपका जो अकाउंट हेल्थ है उसको आपने किस तरह से मेंटेन करना है। While you are ड्रॉप शिपिंग में अकाउंट हेल्थ बहुत ज्यादा बार बार मुतासर होती है। उसकी क्या रीजन है? एनी रीजन आपके माइंड में क्या आता है? हमारी सोर्सिंग हमारे अपने हाथ में नहीं है। ठीक है, हमारी प्रोडक्ट हमारे हाथ में नहीं है, हम डिपेंड कर रहे हैं थर्ड पार्टी के ऊपर, एक और सोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो इस वजह से समटाइम्स हमें ट्रैकिंग टाइम से नहीं मिल पाती, समटाइम्स हमें हमारी जो प्रोडक्ट है वो टाइमली शिप नहीं हो पाती। तो हमने ये सारी चीजें कस्टमर सर्विस के थ्रू हैंडल करनी होती है। ठीक है, अपने कस्टमर को अगर उसका कोई मैसेज आता है मुझे चीज नहीं मिली, मुझे ये मांगा था वो आ गया, ये हुआ वो हुआ, तो आपने उसे टाइम भी लेना होता है और आपने उसको बड़े ही पोलाइट वे में टैकल करना है बाय गिविंग सम सॉलिड रीजंस जिसको वो मान लें। आगे हमारा बड़ा अच्छा एक टॉपिक आ गया है। थैंक यू सो मच कभी जी। हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि जो अमेज़न अकाउंट है वो क्यों डीएक्टिवेट होता है। अब ये जो डीएक्टिवेशन ऑफ अकाउंट है, इट इज नॉट सोलली एसोसिएटेड विद ड्रॉप शिपिंग। इट कैन बी डन व्हाइल यू आर डूइंग एफबीए होलसेल और यू आर डूइंग प्राइवेट लेबल और आर्बिट्राज, एनीथिंग। किसी भी चीज में आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो सकता है। मेन रीजन इसकी दो ही होती हैं अकाउंट डीएक्टिवेशन की। नंबर 1 है सेल्फ प्रोटेक्शन। अब ये सेल्फ प्रोटेक्शन किसकी है? Amazon की अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन है। नंबर 2 है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। Amazon जो है ये बेसिकली इन दो रीजंस की वजह से आपका अकाउंट डीएक्टिवेट करता है। अब ये दो बड़ी कैटेगरीज मैंने आपको बता दी हैं। अब सेल्फ प्रोटेक्शन में जो दूसरे अदर सेलर्स हैं, ब्रांड्स हैं, उनके राइट्स की इंफ्रिंजमेंट भी आती है जिसको आप आईपी वायलेशन बोलते हैं। इसके अलावा Amazon किसी भी रीजन पर अगर फील करता है कि उसके प्लेटफॉर्म को आपकी किसी भी हरकत से नुकसान पहुंच रहा है, उसकी गुडविल को नुकसान पहुंच रहा है, तो वो उसकी वजह से आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, कुछ रीजन ऐसी होती हैं जिसकी बाद आपका अकाउंट रीइंस्टेट नहीं होता किसी भी सूरत में, बट कुछ रीजन होती हैं जिसमें Amazon आपको लेवरेज देता है और अकाउंट दोबारा रीइंस्टेट हो जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज है, चूंकि Amazon एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि अपने बायर की प्रोटेक्शन करता है, बायर के राइट्स की प्रोटेक्शन करता है, बायर को प्रायोरिटी देता है। इस वजह से बायर की सेटिस्फेक्शन उसके लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है कि किसी भी वजह से आपने कस्टमर को नाइट किया तो आपका अकाउंट ही गया, आपके जो सेलर प्रिविलेजेस हैं और आपके सेलिंग राइट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक हो गया? ये तो मैंने आपको मेन बता दी है। अब हम कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करते हैं कि जब आपको अकाउंट डीएक्टिवेशन की ईमेल आती है या आपको नोटिफिकेशन आता है तो आपने उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करना है। ये थोड़ी सी अनऑफिशियल बातें हैं, ठीक है, बट एज अ सेलर आपको ये अंडरस्टैंड करनी चाहिए। ठीक है,
तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब समटाइम्स कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं अपने बिजनेस के साथ, तो जब उनको ईमेल आती है अकाउंट डीएक्टिवेशन के, तो उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, उनका दिमाग भग से उड़ जाता है, ये क्या हुआ, मेरा तो सब कुछ मेरा अमेजोन अकाउंट ही था। ठीक है, तो मतलब इस तरह से काफी परेशान हो जाते हैं, और परेशानी में उनको समझ नहीं आती कि व्हाट टू डू। ठीक है, उस परेशानी में वो गलत डिसीजन करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने अपने आप को बड़ा काम डाउन करना है। जब भी आपको अकाउंट डीएक्टिवेशन का नोटिफिकेशन आएगा तो अमेजोन आपको ईमेल करेगा। ठीक है, ईमेल करेगा, प्लस आपका जो सेलर अकाउंट है उसके ऊपर फ्रंट पेज के ऊपर आपको अमेजोन की तरफ से मैसेज आया हुआ होता है। ठीक है, अकाउंट हेल्प में वो रेड कलर में आपको नजर आ जाता है। आप वहां से भी जाके वो मैसेज पढ़ सकते हैं, अपनी जो ईमेल आपने अमेजोन अकाउंट के साथ अटैच की है वहां से भी मैसेज पढ़ सकते हैं। अब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है फॉर दैट मैसेज, ये बड़ी नेसेसरी है। आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है उसको कि अमेजोन ने कहा क्या इस ईमेल में। ठीक है, आपको 15-20 दफा भी वो ईमेल पढ़नी पड़े, आप उसको पढ़ें, और उस टाइम पर आप पढ़ें जब आप बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड हो। आपने बच्चों को स्कूल से ना लेने जाना हो, ग्रोसरी ना करने जाना हो। ठीक है, आप बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड हो, रिलैक्स हो, फिर आप उस ईमेल को पढ़ें। ठीक है, और ईमेल पढ़ने के बाद आप असेस करें कि अमेजोन ने आपसे क्या कहा है, राइट। और जो भी रीजन उसने लिखी है, हम उस रीजन को अमेजोन से किस तरह से बात करेंगे, क्या ग्राउंड्स बनाएंगे जिसे अमेजोन मान जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए अमेजोन भी तभी पैसा बनाता है जब सेलर पैसा बनाता है। तो अमेजोन को सेलर अब इतने भी बुरे नहीं लगते। ठीक है, अगर आपका एक अच्छा अकाउंट चल रहा था, अच्छी सेल दे रहा था, तो अमेजोन आपको लिवरेज देगा, वो आपकी बात सुनेगा। अच्छा जी, एक जो काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है पाकिस्तानियों को, वो होती है आईपी अपडेट की। आईपी अपडेट मतलब हम लोग जो यूएस यूके के अकाउंट्स हैं वो पाकिस्तान की आईपी से चलाना शुरू कर देते हैं, मेन अकाउंट्स। तो वहां पर आपको अमेजोन जो है वो आईपी अपडेट का मैसेज करता है और आपका अकाउंट ब्लॉक कर देता है। तो इस तरह की जो ब्लॉकेज है वो रिमूव करनी बड़ी मुश्किल होती है और नियर टू इम्पॉसिबल होती है। ठीक है, इसी वजह से अक्सर लोग जो हैं वो यूज करते हैं वीपीएस या पेड वीपीएन। तो आप उसके बगैर काम ना करें। अगर आपको बहुत मतलब महंगा लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, तो आप अपने क्लाइंट से या जिसका भी अकाउंट आप चला रहे हैं उसकी चाइल्ड एक्सेस ले लें, वहां से आप अकाउंट चलाएं। ठीक है, उसके बाद क्या रीजंस होती हैं अकाउंट की कि आपने किसी के ब्रांड के या सेलर के राइट्स को इन्फ्रिंज किया। इन्फ्रिंजमेंट जो पहला पहला पॉइंट है वो आपको मैंने ये बताया कि देखिए आपका जो अकाउंट है वो था यूएसए का, आपने सारी इंफॉर्मेशन यूएसए की दी, यूएसए की कंपनी, यूएसए का एड्रेस, यूएसए का फोन नंबर, एवरीथिंग। आपने बड़ी मेहनत से अकाउंट क्रिएट करवाया, वहाँ पे एलएलसी क्रिएट कराई। अब आप क्या 4 पैसे बचाने के लिए वीपीएस यूज नहीं कर सकते? ठीक है, आप वो जरूर यूज करें, मैं तो यही रिकमेंड करती हूँ। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो amazon.com को वैसे ही चला लेते हैं, नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो अमेजन बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेता था आपका अकाउंट, इस वजह से फौरन ब्लॉक हो जाता था। आईपी अपडेट कहते थे उसको, लोकेशन अपडेट। फिर नहीं होता इसमें। नहीं, चाइल्ड एक्सेस के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें ये एज्यूम किया जाता है ना, उसको कहते हैं सेलर परमिशन। तो वो मेन अकाउंट है, वो जिसका भी मेन अकाउंट है वो आपको इस तरह से शो करेगा कि ये मेरा एम्प्लॉय है। ठीक है, या मैंने इसको सेलर परमिशन दी हुई है सेलिंग करने की, वो मेरा जो बैक ऑफिस है वो हैंडल कर रहा है, वो ये एज्यूम किया जाता है। इस वजह से उसको जहां मर्जी ओपन कर ले, उसमें मसला नहीं होता। अच्छा, दूसरी मैं, हाँ, अब मैं कह रही थी कि ब्रांड या सेलर के राइट्स की इंफ्रिंजमेंट है, उसकी बेस पर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना है, उस पे अमेजोन आपसे क्या मांग सकता है। जैसे लॉरियल की कोई प्रोडक्ट थी, शैम्पू था, आपने किसी वेंडर से ले लिया,
अपने अकाउंट पे जाके उसकी लिस्टिंग के अंदर मीटू कर दिया, आपको ब्रांड के राइट्स की इंफ्रिंजमेंट पे मेल आ गई कि आप अकाउंट जो है आपका डीएक्टिवेट है और आपने उस ब्रांड की राइट्स की वायलेशन की है। और अगर आपके पास ये, उसने आपको रीजन पहले बताई होगी, फिर नीचे उसने रीजंस लिखी होंगी ईमेल में कि आप अगर चाहते हैं दोबारा अपने सेलर प्रिविलेजेस को एक्टिवेट करना तो आप क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। अमेजोन आपको ईमेल में ये बताता है, ठीक है। तो वो बताएगा कि आपने इनवॉइस प्रोवाइड करनी है सबसे पहले, कि आपने वहां से उसे ली थी, प्लस उसका उसने जो अप्रूवल दिया था, मतलब वो इस किस्म का कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे मांग सकता है जिससे ये प्रूव हो कि आपने लॉरियल से परमिशन ली थी, आपने उससे होल सेल पर अपने उस बिजनेस अकाउंट पे सामान लिया था जो जिस बिजनेस अकाउंट पे आपने अमेजोन पे बिजनेस किया हुआ है। ये सारी चीजें इंटरलिंक होती हैं। तो अगर आपके पास कोई इनवॉइस है तो आप वो अटैच कर दें। बहुत सारे लोग उसमें टेम्परिंग करके तो इनवॉइसेस बना लेते हैं, ये भी एक पाकिस्तानी जुगाड़ है, ठीक है। फिर आपका अकाउंट किस वजह से डीएक्टिवेट हो सकता है, अगर आपका ओडीआर रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, आपका रिटर्न रेट बढ़ जाए, आप रिफंड सही से प्रोसेस ना करें, ठीक है। मींस कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है आपसे, अमेजोन चेक कर रहा है कि आपका कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा आ रही हैं आपकी प्रोडक्ट की, आपके रिफंड्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इस तरह मसला हो रहा है, तो अमेजोन आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर देगा, ठीक है। उसमें फिर आपको उसकी रीजंस बताएगा, फिर बताएगा कि आप बताएं कि आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव करेंगे। अगर आप इसकी एक्टिवेशन चाहते हैं उसके रिटर्न प्रूफ दें, ठीक है। तो उसमें आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो अमेजन से सॉरी करना है, अपनी गलती को मानना है, ठीक है, कि ये हमसे गलती है, ठीक है, ये मेरा प्रॉब्लम था। दूसरी चीज पे आपने अमेजोन को बताना है कि मैं अपनी गलती को ठीक करूंगा, इन फ्यूचर आई विल बी वेरी केयरफुल, और मैं दोबारा ये मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करूंगा। तीसरे स्टेप्स पे आपने उसको बताना है कि इन मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने के लिए मैंने एक्चुअल में क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। वो जो स्टेप्स होंगे उनके प्रूफ भी अमेजोन आपसे मांग सकता है, प्लस आपसे रिटर्न में कुछ मांग सकता है, ठीक है। वो क्या क्या प्रूफ हो सकते हैं कि जी मैंने अपनी जो प्रोडक्ट है वो मैंने उसकी सोर्सिंग चेंज कर ली है, जहां से मैं पहले ले रहा था मैं वहां से नहीं ले रहा, मैंने उसकी सोर्सिंग चेंज कर लिया, मैं अदर मैन्युफैक्चरर से बनवा रहा हूँ। वो मैन्युफैक्चरर की डिटेल्स मांग सकता है आपसे। फिर ये कि मैंने अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी इंस्पेक्शन के लिए एक थर्ड पार्टी को हायर किया है, ठीक है। तो अमेजोन आपसे पूछ सकता है कि आपकी जो थर्ड पार्टी है वो कौन है, ठीक है। तीसरी चीज आप कह सकते हैं कि जी मैं अमेजोन वेयर हाउस में चीज भेजने से पहले अपने पास एक वेयर हाउस में उसको रखता हूँ, वहां पर थर्ड पार्टी वाला बंदा आता है, उसको चेक करता है, प्रूफ करता है, तो फिर मैं अमेजोन के वेयर हाउस में भेजता हूँ। तो मतलब आपने इस तरह की स्टोरीज बतानी है उसको बड़ी डिटेल में। तो इन इसकी बेस पे अमेजोन आपका अकाउंट रीएक्टिव भी कर सकता है, आपका अकाउंट, ठीक है। अब जो चीज इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो समझने वाली ये है कि बहुत सारे लोग यूज करते हैं बने बनाए टेम्पलेट्स, ठीक है। जैसे अगर अक्सर आप फेसबुक पे या इंस्टा वगैरह पे देखें, वहाँ पे इस तरह की पोस्टें चल रही होती हैं कि मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, कोई है जो मेरा अकाउंट एक्टिवेट कर दे। तो बहुत सारे लोग अकाउंट रीइंस्टेट की सर्विसेज दे रहे होते हैं, ठीक है। और तो ऐसे लोग ज्यादा यूज करते हैं बने बनाए टेम्पलेट्स, ठीक है। आप बने बनाए टेम्पलेट्स बिल्कुल यूज ना करें, क्योंकि अमेजोन के ऊपर इस तरह की चीजों को चेक करने के लिए अमेजोन पे एम्प्लॉयज नहीं बैठे होते हैं, अमेजोन के जो एआई सिस्टम है वो चल रहा होता है। तो वो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, एआई सिस्टम ऐसी चीजों को ही रिकॉग्नाइज करता है ना। तो आप अपने वर्ड्स में सादी से, बिल्कुल सादी लैंग्वेज में बात करें, उनको समझ आ जाती है, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा अंग्रेजियां बनाने की, बहुत ज्यादा फ्रेजेस डालने की, इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इम्प्रेस आपके सिर्फ काम से होना है, ठीक है। तो ये थी मोटी मोटी बातें जिनके थ्रू हम अकाउंट रीइंस्टेट करवा सकते। जी वालेकुम सलाम।
तो मेनली आज हमने ये सीखा है अकाउंट डीएक्टिवेशन में और उसको रीइंस्टेट कराने में, कि जब हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट होता है तो हमने उस मैसेज पे फोकस करना है जो अमेजन ने हमें भेजा है। हमने वो रीजन तलाश करनी है, उसको बार बार पढ़ना है, शायद हमें उसमें कोई और नुक्ता मिल जाए, शायद हमारा दिमाग और ज्यादा चले। इस वजह से आप उस ईमेल को बार बार पढ़ें ताकि आपको उसे अच्छे से समझ आ जाए। रीजन तलाश करें, फिर उसके बाद आपने वो सारे स्टेप्स करने हैं जिसकी वजह से आपका अकाउंट एक्टिवेट हो सकता है। चाहे आप वही स्टेप्स करें जो अमेजन ने आपको रिकमेंड किए हैं, उन स्टेप्स को आप ज्यादा अच्छे से कैसे कर सकते हैं, उसमें ज्यादा बातें आप क्या डाल सकते हैं, ये एज ए सेलर आपने फोकस करना है उसके ऊपर। आज के लेसन में इतना ही था, ठीक है। तो कल और फ्राइडे को ड्रॉप शिपिंग के लेसन में हम सारा अपना ड्रॉप शिपिंग का रोड मैप रिवाइज करेंगे। उसमें हमने जिस जिस तरह तरीके से सोर्सिंग तलाश की थी और प्रोडक्ट हंटिंग की थी, वो सारा हम दोबारा से इसको लुकअप करेंगे और मंडे से हम लोग फिर आर्बिट्राज पे आ जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही लेसन है। आप कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओडीआर वगैरह की समझ आ गई आपको? ये थोड़ी सी पॉलिसी रिलेटेड चीजें थी जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप चाहे एफबीओ होलसेलर हो, ड्रॉप शिपर हो, प्राइवेट लेबल कर रहे हो, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। कोई क्वेश्चन नहीं आप लोगों का? ये वाला आप लोग मुझे ईमेल करें ना मेरे मेल पे, मैं उस पर रिप्लाई बैक कर दूंगी। आपकी भी ईमेल नहीं आएगी थी, मैं कल वाली प्रेजेंटेशन भी आपको भेज दूंगी। va@ssitp.pk va@ssitp.pk .pk आप लोगों ने प्रोडक्ट फ्रंटिंग पे कोई काम किया? आप लोगों ने? हाँ, नहीं वो आप मुझे भेज सकते हैं ना, मेरे ईमेल पे भेज सकते हैं। ये क्या है? मैम, हाँ जी मैम। जैसे मामा को नहीं बुलाते लोग, मामा। हाँ जी। आपका अकाउंट क्रिएट हो गया? अच्छा, पानिया नहीं बना पे आप? तो आईबीएन नंबर आपकी वो चेकबुक पे भी होता है? अच्छा, सही है। हाँ सही है। कौन से बैंक से बनवा रहे हैं? निजाम। निजाम का अकाउंट अक्सर लोग अटैच करते हैं। सबसे ज्यादा डिडक्शन एबीएल में होती है। फ्री वाला तो बनाया ना?
दो आई तो है, फरहान अवान, अबूजर सरवर, फाहद खान। है? नहीं नहीं, अभी तो नहीं कर रही। चलें ठीक है, आज का लेसन हम वाइंड अप करते हैं यहीं पर। फिर इंशाल्लाह ताला कल से हम लोगों ने जस्ट रिवाइज करना है सारा ड्रॉप शिपिंग का प्रोसेस। सही है, कल भी और फ्राइडे को भी। दूसरा ये कि जो हम लोगों ने अमेजोन की क्लास में टूल्स डिस्कस करने हैं, उनके थ्रू जो हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, उसी में हम लोग ड्रॉप शिपिंग का भी सीखते जाएंगे कि उन टूल्स को यूज करके हम ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स भी ढूंढ सकते हैं। उसमें सैरिब्रो है, ब्लैक बॉक्स है, एक्सरे है, हीलियम का जंगल स्काउट है, फिर जो एनालिटिक्स है, अमेजन एनालिटिक्स, वो सारा यूज करके हम प्रोडक्ट्स निकालने सीखेंगे फॉर एफपीओ होलसेल, ड्रॉप शिपिंग एंड प्राइवेट लेबल। यानी साल के कितने के मिलते हैं तो चल जाए? आप साल के लिए उनकी डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके देखते हैं। आप क्या कह रहे हैं? अल्लाह कंपनी अकाउंट ओपन करना है, हम किसी थर्ड पार्टी के थ्रू यूएस से ओपन करवाएंगे। उसका कोई नेम होगा, उसी नेम पे हमारा साइन होगा। जो आपकी एलएलसी होगी ना, उसके नेम पर आपका अमेज़न अकाउंट, हाँ, बिजनेस अकाउंट ही बनाइएगा। बिजनेस अकाउंट वहाँ पे, और जो हमारा बैंक अकाउंट होगा वो अगर हमारा इंडिविजुअल के नेम पर होगा तो दूसरा नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा। अब देखें ना, बात को अंडरस्टैंड करें। आप अपनी बात को थोड़ा सा घुमा के कर रहे हैं। मैं यहाँ से भी कर दूँ, मैं यहाँ से भूल जाती हूँ करना इसको।